फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस 1 संकल्प से सिद्धि के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आरओ एआरओ टेस्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नरगिस मोहम्मदी को नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से क्यों सम्मानित किया गया। ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है साहित्य में उनके योगदान के लिए, बी है ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई के लिए, सी ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उनकी उपलब्धियों के लिए, और डी ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उनके काम के लिए। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई के लिए इनको ये नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, जाति आधारित सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार बिहार में सबसे बड़ा जाति समूह कौन सा है। ऑप्शन है अनुसूचित जाति, बी पिछड़ी जाति, सी अत्यंत पिछड़ी जाति, और डी है आपका सामान्य जाति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अत्यंत पिछड़ी जाति। अगला प्रश्न है, मेगा स्वच्छता अभियान 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ अभियान का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है दिवाली मनाने के लिए, बी ऑप्शन दे रखा है गांधी जयंती मनाने के लिए, सी है क्रिकेट को बढ़ावा देने, और डी है खरीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गांधी जयंती को मनाने के लिए। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक हाईवे स्थापित करने की सरकार की योजना के लिए प्रस्तावित मार्ग क्या है। ऑप्शन है मुंबई से पुणे, बी दिल्ली से जयपुर, सी बैंगलोर से चेन्नई, और डी है कोलकाता से पटना। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, दिल्ली से जयपुर। देखिए, नितिन गडकरी जी ने 27 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में जो भारत अमेरिका आर्थिक शिखर सम्मेलन हो रहा था, उसमें दिल्ली से जयपुर तक इलेक्ट्रिक बस और इलेक्ट्रिक हाईवे की योजना पर चर्चा की थी। तो ये दिल्ली से जयपुर का मार्ग है। अगला 5th क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस 2023 का विषय क्या है। ए है आपका ऑप्शन पर्यटन और सांस्कृतिक विविधता, बी ऑप्शन है बेहतर कल के लिए सतत पर्यटन, सी ऑप्शन है पर्यटन और हरित निवेश, डी है पर्यटन में नए क्षितिज की खोज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पर्यटन और हरित निवेश। ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है, और ये UNTO ने 1980 में इसकी स्थापना की थी। 27 सितंबर को चुनाव 1970 में इस दिन टीओ के कानून से अपनाने के जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में अलास्का में युद्ध अभ्यास 19वें संस्करण में भारत की ओर से कौन सी पैदल सेना रेजिमेंट प्रमुख बटालियन थी। ऑप्शन है राजपूताना राइफल्स, बी ऑप्शन है मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, सी ऑप्शन है पंजाब रेजिमेंट, और डी ऑप्शन है गोरखा राइफल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन है, 2023 में एशियाई खेल किस शहर और किस देश में आयोजित हुए हैं। ऑप्शन है टोक्यो जापान, बी ऑप्शन है हांगजो चीन में, सी है बीजिंग चीन में, और डी ऑप्शन है मुंबई भारत में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हांगजो चीन। ठीक है, और ये 27 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है, पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 आधिकारिक गान का विषय क्या है। ऑप्शन ए है क्रिकेट बुखार, बी जश्न बोले, सी है दिल जश्न बोले, और डी है क्रिकेट उत्सव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दिल जश्न बोले। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 9th क्वेश्चन है, कर्नाटक के बेलूर हलेबीडु और सोमनाथपुर में होयसला मंदिरों के लिए आधिकारिक यूनेस्को पदनाम क्या है। ऑप्शन है आपके ए होयसला विरासत मंदिर, बी कर्नाटक उत्कृष्टता मंदिर, सी है कर्नाटक में होयसलों का पवित्र समूह, और डी है कर्नाटक के प्राचीन मंदिर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन क्वेश्चन 9 का, वो है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन एंड एक्सपो यशोभूमि कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपके मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली और बैंगलोर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली के द्वारका सेक्टर 25 में इसको स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, हैदराबाद में उद्घाटन किए गए भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का नाम क्या है। ऑप्शन है सनसाइकिल, बी इको पेडल, सी सोलर राइड, और डी है हेल्थ वे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हेल्थ वे। ये 23 किलोमीटर लंबा साइकिलिंग ट्रैक हैदराबाद में आउटर रिंग रोड पर स्थित है। अगला प्रश्न है, 2023 में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का विषय क्या है। ऑप्शन है खुशी और कल्याण, बी मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, सी ऑप्शन है मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक मानव अधिकार है, और डी है अवसाद पर काबू पाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी,
मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक मानव अधिकार है, ठीक है। और 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्वायत्त संस्था मेरा युवा भारत का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है युवाओं के बीच खेल और एथलेटिक्स को बढ़ावा देना, बी ग्रामीण क्षेत्रों में सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना, सी है युवाओं का विकास और युवाओं के नेतृत्व वाला विकास, और डी ऑप्शन दे रखा है पर्यावरण संरक्षण की पहल को आगे बढ़ाना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, युवाओं का विकास और युवाओं के नेतृत्व वाला विकास। मेरा युवा भारत, इसे माय भारत भी कहेंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 14वां क्वेश्चन है, 2023 ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में पर्याप्त डेटा वाले देशों में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की जो रैंकिंग है वो है 111वीं, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और जीएचआई का जो स्कोर है भारत का वो 28.7 है, जिसके हिसाब से भारत में भुखमरी के गंभीर स्तर को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है आपका 15वां क्वेश्चन है, लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ के संदर्भ में क्या सत्य है? तो देखिए, पहला दे रखा है, इसका उद्देश्य देश के सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में मेधावी अनुसूचित जाति लड़कों और लड़कियों के लिए सीटें प्रदान करना है। दूसरा है, ये योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित है। तीसरा पॉइंट दे रखा है, यह योजना केवल 9 और कक्षा 11 के प्रवेश में लागू होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका 15 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि ये सारे ही जो कथन हैं वो आपके सही हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 16वां क्वेश्चन है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को हाल ही में किस भारतीय नौसेना के जहाज से लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है आईएनएस मोर्मुगुआ की मदद से, यानी कि आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 17वां क्वेश्चन है, दूरसंचार विभाग ने खोई या चोरी हुए मोबाइल फ़ोन में ब्लॉक और ट्रैक करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि संचार सारथी पोर्टल। तो डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किए हैं? तो ये लॉन्च किए हैं भारत ने बांग्लादेश के साथ मिलकर, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस एयरपोर्ट पर देश का पहला रीडिंग लाउंज ओपन किया गया है? ऑप्शन है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनारस, पटना एयरपोर्ट या नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट कोलकाता। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनारस। यहाँ पर वाराणसी से संबंधित पुस्तकों को रखा जाएगा, साथ ही एक लाइब्रेरी इसमें बनाई जाएगी। और यहाँ पर प्रधानमंत्री युवा योजना के तहत प्रकाशित युवा लेखकों की पुस्तकों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में साहित्य और पुस्तकों का कलेक्शन भी यहाँ पर रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, वॉर टाइम कवरेज के लिए किस प्रेस संस्था को पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है एसोसिएटेड प्रेस, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क टाइम, ऑप्शन सी है वॉशिंगटन पोस्ट, ऑप्शन डी है बीबीसी इंडिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, एसोसिएटेड प्रेस। ठीक है, एसोसिएट प्रेस को इस पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस प्रेस ने रूस यूक्रेन युद्ध में मारियोपोल शहर में युद्धकालीन कवरेज की थी। इसके अलावा जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उसने रूस यूक्रेन की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए यह प्रतिष्ठित अवार्ड जीता है। पहली बार पुलित्जर अवार्ड 1917 में दिया गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 21 क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वास्थ्य मंत्रालय ने। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, 22 क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चंडीगढ़। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, चंडीगढ़। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 23वां क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? ऑप्शन है सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, दीपेंद्र सिंह एटी और हैटी ब्रूक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 23 का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन सी, दीपेंद्र सिंह एटी। इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 2007 के T20 विश्व कप में युवराज सिंह के जो पुराना रिकॉर्ड था उसको तोड़कर अपना नया रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, इसके अलावा नेपाली बल्लेबाज कुशल मल्ला ने T20 में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड भी तोड़ा है।
इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। 24वां क्वेश्चन है, ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? ऑप्शन है ए गदर 2, बी जवान, सी 2018 एवरीवन इज अ हीरो, और डी है द कश्मीर फाइल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2080 एवरीवन इज अ हीरो। ये केरल बाढ़ पर आधारित एक मलयालम मूवी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था? तो भारत ने पहला जो स्वर्ण पदक जीता था वो निशानेबाजी में जीता था, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक स्रोत के रूप में उपलब्ध विश्व प्रसिद्ध कंधार अभिलेख की लिपि क्या है? ऑप्शन है अरमाइक और ब्राह्मी, बी है यूनानी और ब्राह्मी, सी है आपका देवनागरी और तमिल, और डी है आपका यूनानी और अरमाइक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अरमाइक और यूनानी, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27वां क्वेश्चन है, जिसमें पद और उनके कार्य दे रखे हैं। तो वज्रपति चारागाह, कुल्पा परिवार का प्रधान, ग्रामणी गांव का प्रधान, और विश्वपति जनपद का प्रधान। तो इसका जो सही उत्तर है आपको बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, विश्वपति जो होता है वो जनपद का प्रधान नहीं होता, बल्कि विश्व का प्रधान होता है। विश्व जो होता है वो कई गाँव का समूह होता है, और अनेक विषयों से मिलकर जन का निर्माण होता है। बाकी सारे करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त द्वारा विजित स्थानों और क्षेत्रों को 5 समूहों में बांटा गया है। 5वें समूह में कौन से राज्य शामिल हैं? ऑप्शन है चेर और चोल, बी ऑप्शन है शक और कुषाण, सी है पल्लव और सिथियन, और डी ऑप्शन दे रखा है नेपाल और पंजाब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी शक और कुषाण, यानी कि आपका बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। जब हम पहले की बात करते हैं तो पहले समूह में गंगा यमुना दोआब क्षेत्र आता है। दूसरे समूह में नेपाल, असम, बंगाल आदि क्षेत्र आ जाते हैं। तीसरे समूह में आठवीं राज्य जो विंध्य क्षेत्र में पड़ता है उसको शामिल किया गया, और चौथे क्षेत्र में आता है पूर्वी दक्कन और दक्षिण भारत के 12 शासक शामिल इसमें किए गए थे। अगला प्रश्न है 29वां क्वेश्चन है, 5वीं सदी में बंगाल में स्थापित राज्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है आपका बंगाल का ब्रह्मपुत्र द्वारा गठित त्रिभुजाकार भाग समतट कहलाता था, बी ऑप्शन है इसे 4वीं सदी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा जीता गया था, सी ऑप्शन है यहाँ पर ब्राह्मण धर्म का प्रभाव नहीं था, डी ऑप्शन है यहाँ से संस्कृत भाषा के प्रयोग का प्रमाण नहीं मिलता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी, इसे 4वीं सदी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा नहीं बल्कि समुद्रगुप्त द्वारा जीता गया था। अगला प्रश्न है, सूची दे रखी है, सूची 1 में मंदिर है उनसे संबंधित उनके स्थान दे रखे हैं, तो उनका मिलान करना है। तो 30 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 31वां क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने किस सेनापति को बनारस से पूर्व की ओर के कुछ क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी थी? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है बख्तियार खिलजी, सी है यलदोजा, और डी है आपका कुवाचा। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बख्तियार खिलजी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के राजस्व के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है तुर्क सुल्तानों ने स्वयं को बगदाद अब्बासी खलीफा का प्रतिनिधि घोषित किया था, बी है खलीफा भारत का कानूनी शासक बन गया, सी है सुल्तान ने स्वयं को इस्लामी दुनिया का अंग बताया, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 32 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि इसमें जो दे रखा है खलीफा भारत का कानूनी शासक बन गया था, ये गलत है। अगला प्रश्न है 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित नहीं था? तो ये था आपका ऑप्शन डी चरी कर जो था वो विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित नहीं था। चरी कर एक चारागाह कर होता है जिसे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सुहारवर्दी सिलसिले से नहीं था? शिहाबुद्दीन सुहारवर्दी, हसीमुद्दीन नागौरी, वहाउद्दीन जकारिया, और सैयद मोहम्मद गेसू दराज। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, सैयद मोहम्मद गेसू दराज का जो संबंध है वो आपके सुहारवर्दी से नहीं था, बल्कि इनका संबंध जो था वो चिश्ती सिलसिले से था। ठीक है। और मोहम्मद गेसू दराज को बंदा नवाज के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका
हाँ जी। अगला प्रश्न है 35 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? ऑप्शन है आपके काबुल, बी है लाहौर, सी है सरहिंद और डी है आपका कलानौर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 35 का, वो है आपका ऑप्शन डी कलानौर। कलानौर जो है वो पंजाब के पास एक जगह है, वहाँ पर इसको गद्दी पर बैठाया गया था 1556 में। अगला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? ए पेशवा विश्वनाथ राव और अहमद शाह अब्दाली के बीच, पेशवा सदाशिव राव भाव और नादिर शाह के बीच, पेशवा बाजीराव प्रथम अब्दाली के मध्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 36 का जो सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन ए, पेशवा विश्वनाथ राव और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है 37वां क्वेश्चन है, 22 अक्टूबर 1764 को हुए बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना के विरुद्ध कौन लड़ रहे थे? मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय या उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिक धार्मिक सुधार काल के दौरान कई ऐसे संगठन थे जिन्होंने सामाजिक धार्मिक सुधार का विरोध किया। निम्न में से कौन ऐसे संगठन थे? तो इसमें दे रखा है सनातन धर्म सभा, दो है आपका भारत धर्म महामंडल, तीसरा आपका दे रखा है आर्य समाज और चौथा है ब्राह्मण समाज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सनातन धर्म, भारत धर्म महामंडल और ब्राह्मण सभा, इन तीनों ने ही विरोध किया था, बल्कि जो आर्य समाज था उन्होंने इनका विरोध नहीं किया था। अगला प्रश्न 39वां क्वेश्चन है, इसमें सूची दे रखी है आपको स्वतंत्रता सेनानी और उनके द्वारा किए गए कार्य को बताना है। तो 39 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, इसमें भी सूची दे रखी है, युद्ध और उनसे संबंधित काल बताए गए हैं, यानी कि वर्ष बताए गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं, 41वां क्वेश्चन है, जिसमें भी सूची और उनसे संबंधित उपलब्धि दे रखी है, यानी कि व्यक्ति दे रखे हैं सूची 1 में, उनसे संबंधित उपलब्धि सूची 2 में दे रखी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 41 का, वो है आपका ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? तो इसके संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43वां क्वेश्चन है, इसमें भी सूची दे रखी है, आपके एक्ट और एक्ट के द्वारा क्या क्या चीज़ें हुई थी वो बताना है। तो 43 का जो सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दोराहा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध और चौसा का युद्ध। तो इनको इनके कालक्रम के अनुसार से व्यवस्थित करना है। तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए दोराहा का युद्ध 1531 से 1532 के बीच में हुआ था, चौसा का युद्ध 1539 के बीच में हुआ था, कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था और सामूगढ़ का युद्ध हुआ था 1658 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसमें भी सूची है, लेखक और उनके पुस्तक के शीर्षक दे रखे हैं। तो 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं, 46 क्वेश्चन दे रखा है आपका, कांग्रेस के खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः क्या कारण था उसका? तो पहला है खलीफा की पुनः स्थापना के लिए, खलीफा को हटाने के लिए, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, और चौथा है कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पहला। तो इसमें ये कथन सही है कि खलीफा की पुनः स्थापना, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करना, यानी कि 1 और 3 सही है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, चटगांव शस्त्रागार लूट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये लूट 1930 में योजनाबद्ध तरीके से की गई थी, इसका नेतृत्व सूर्यसेन ने किया था, इस दौरान लोकप्रिय सरकारी अधिकारियों पर हमले किए गए थे। ठीक है, तो इसमें जो सही उत्तर है वो बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला और दूसरा सही है आपका। ठीक है, कथन जो है वो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि यहाँ पर लोकप्रिय सरकारी अधिकारियों के ऊपर नहीं हमले किए गए थे, बल्कि अलोकप्रिय सरकारी अधिकारियों के ऊपर हमला किया गया था। अगला प्रश्न है 48वां क्वेश्चन है, आर्य समाज के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत कथन बताना है। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। आर्य समाज बाल विवाह का विरोध करता था और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करता है। आर्य समाज के सदस्य 5 सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं। आर्य समाज की मान्यता है कि ईश्वर एक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि जो गलत है वो दे रखा है, आर्य समाज के सदस्य 5 सिद्धांत नहीं बल्कि 10 सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं।
इसका प्रश्न अगला प्रश्न है 49 क्वेश्चन है, खासी जनजाति के लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह किया, इस विद्रोह का नेता कौन था? पहला ऑप्शन है सीताराम राजू, दूसरा है यानी कि बी ऑप्शन है सिद्धू और कानू, सी ऑप्शन है रानी गैडेनलियो, डी ऑप्शन दे रखा है यू तीरथ सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। यू तीरथ सिंह को तीरथ सिंह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 50 क्वेश्चन है, रेडक्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? तो ये नियुक्त की गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करने के लिए, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। माउंटबेटन ने 30 जून 1947 को इसको गठित इस सीमा के निर्धारण के लिए रेडक्लिफ आयोग का गठन किया गया था, और इसका जो आधार था सीमा को निर्धारित करने का वो था पंजाब और बंगाल के मुस्लिम और गैर मुस्लिम जनसंख्याओं के आधार पर निर्धारण करना। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 51वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में से पृथक किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अंडमान एवं निकोबार, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिटिल अंडमान को काल निकोबार द्वीपों से अलग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक कर्क रेखा के निकट है? तो ये है आपका ऑप्शन ए, यानी कि आइजोल, जो कि आपके मिजोरम में स्थित है, ये आपके निकट है। इसके अलावा भारत में 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा और कुल्लू घाटी स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है ये बताना है। ऑप्शन है महान या आंतरिक हिमालय में, बी है शिवालिक में, सी दे रखा है ट्रांस हिमालय में, और डी ऑप्शन है मध्य या लघु हिमालय में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मध्य या लघु हिमालय में। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जल परियोजनाएं भारत एवं नेपाल से संबंधित है? तो इसमें 4 दे रखे हैं, टनकपुर, पंचेश्वर, शारदा और संकोश। तो देखिए, जो संकोश है वो आपके भूटान और भारत से संबंधित है, भूटान से उद्गमित होती है, यानी कि टनकपुर, पंचेश्वर और शारदा आपके नेपाल से संबंधित है। ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, 55वां क्वेश्चन है, इसमें भी सूची दे रखी है। पहली सूची में नदी बेसिन है और दूसरी सूची में उनसे संबंधित नगर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 56 क्वेश्चन है, गर्म जलधारा और महासागर से उनसे संबंधित बताए गए हैं, तो 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं 57। 57वां क्वेश्चन है, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में किन नदियों का अपवाह क्षेत्र है? रावी, व्यास, झेलम, सतलुज और यमुना का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, 57 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, और झेलम जो है उसका अपवाह क्षेत्र कश्मीर हिमालय में है, ना कि हिमाचल और उत्तराखंड में। ठीक है, अगला प्रश्न है 58 क्वेश्चन है, उद्योग और उनसे संबंधित केंद्र दे रखे हैं, इनको सूची में मिलान करना है। तो 58 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 59 क्वेश्चन है, कृषि में शून्य जुताई या ज़ीरो टिलेज का लाभ क्या है? तो पहला दे रखा है, पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव हो जाती है। दूसरा, चावल की नई पौधे की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण हो जाता है, और मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। तो ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, इसमें से सही बताना है। तो 59 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी। ये तीनों ही कथन आपके सही हैं। 60 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर मानसूनी हवाओं को प्रभावित करते हैं? तो इसमें 4 कथन दे रखे हैं। पहला है बृहद उत्तर भारतीय मैदान को गर्म होना, दूसरा है भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर अतः उष्ण कटिबंधीय अभिसारी क्षेत्र की अवस्थिति, तीसरा है उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, और चौथा है पश्चिमी जेट स्ट्रीम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60 का, वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि ये चारों ही कथन सही है। अगला प्रश्न 61वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लवण युक्त मृदा में प्रमुखता से पाए जाते हैं? सोडियम सल्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम बाइकार्बोनेट। चौथा है सोडियम कार्बोनेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 60 का, वो है आपका बी। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट जो है वो इसमें नहीं पाया जाता, अम्लीय में वो पाया जाता है, लवणता में नहीं पाया जाता, बल्कि वो क्षारीय में पाया जाता है, यानी कि क्षारीय अर्थ में सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग होता है।
अगला प्रश्न है 62 क्वेश्चन है, जिसमें सूची 1 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात दे रखे हैं, उनकी स्थिति को बताना है। तो 62 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है 63 क्वेश्चन है, वनस्पति घास भूमि और उनके स्थानीय नाम है। तो इनका भी आपको मिलान करना है 63 का, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 64 क्वेश्चन है, 64 में भी आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देश से रखे हैं, उनसे संबंधित लौह उत्पादक क्षेत्र है। तो देखिए, कजाकिस्तान कारगंडा, यूक्रेन क्रिवोई राग, जर्मनी नॉर्मेंडी, फ्रांस पाइरेनीज। तो देखिए, जो नॉर्मेंडी है वो उत्तर पश्चिम फ्रांस में स्थित है, ना कि जर्मनी में। और जर्मनी में स्थित है रूर बेसिन, जिसको काला प्रदेश भी कहा जाता है जर्मनी का, और हृदय स्थल भी कहा जाता है, ये आपके जर्मनी में। तो नॉर्मेंडी कहाँ है? फ्रांस में, उत्तर पश्चिम फ्रांस में। यानी कि ऑप्शन सी जो होगा आपका इसका वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 65 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियाँ केरल में पाई जाती हैं? उराली, डाफर, लेपचा, कोली, खरिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल की जनजातियों की अगर हम बात करते हैं तो 65 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, यानी कि उराली और डाफर जो है वो आपके केरल में पाई जाती है। इसके अलावा एक कादर जनजाति है, वो भी आपके केरल में पाई जाती है। अगर लेपचा की बात करेंगे हम, तो लेपचा पाई जाती है आपके सिक्किम में। कोली, बांसरा और वर्ली पाई जाती है आपकी महाराष्ट्र में। खरिया, भैया, भुइया और मुआंग पाई जाती है आपकी उड़ीसा में। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 66 क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन है आपके ए उत्तरी सूडान, बी चाड, सी माली और डी है आपका यमन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी यानी कि माली से होकर गुजरती है। इसके अलावा आप याद रखिएगा कि 16 देश हैं जहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका के बहामास और मैक्सिको आते हैं। अफ्रीका के आपके मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, वेस्टर्न सहारा और मौरितानिया आता है। इसके अलावा अगर एशिया की बात करते हैं तो ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, यूएई और सऊदी अरब को शामिल किया जाता है। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। 67 क्वेश्चन है, जिसमें झील और उनसे संबंधित नगर बताने हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 67 का वो है आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 68 क्वेश्चन है, नीचे दी गई भौगोलिक दशाएं किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त होती हैं? दशाएं दे रखी हैं और बताना है ये किस खेती के लिए है। तो देखिए, पहला दे रखा है इसमें गर्म और आर्द्र जलवायु होनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए, चीका युक्त दोमट मिट्टी होनी चाहिए, वर्धन काल में तापक्रम 27 से 30 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। तो ये जो दशाएँ होती हैं, उपयुक्त दशाएँ, वो होती है चावल की खेती के लिए, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। 69 क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखिए, इसमें दे रखा है हरित जलवायु कोष की स्थापना किस सम्मेलन के परिणाम में थी? तो 69 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि कानकुन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था 2010 में, उसी का परिणाम था हरित जलवायु कोष। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। रेगुड़ या रेगुर मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो ये होती है कपास के लिए, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये प्रकाशित की जाती है आपके यूनेप के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 72 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को निम्नलिखित में से किस अधिनियम के क्रियान्वयन संबंधी मामलों को सुनने की शक्ति नहीं है? तो ऑप्शन दे रखे हैं जल अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, 72 का ऑप्शन डी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 73 क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा का प्रमुख घटक नहीं है? पहला है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा है ओजोन और चौथा है पेरोक्सी एसिटल नाइट्रेट पेन। तो 73 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है वो प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे का घटक नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। 74 क्वेश्चन है, इसमें कथन कारण दे रखे हैं। तो कथन है आपका भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। आर यानी कि कारण आपका दे रखा है, मौसम की चरम दशा की बारंबारता में एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। तो इसमें दे रखा है आपके ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है।
ए और आर दोनों सही है, इसकी सही व्याख्या आर के द्वारा नहीं की गई है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 75वां क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन है। 75 में दे रखा है जैविक खेती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है ए, इसमें आनुवांशिकतः रूपांतरित बीजों का उपयोग नहीं किया जाता। बी ऑप्शन है संश्लिष्ट पीड़कनाशी उर्वरकों का उपयोग नहीं किया जाता। सी है इसमें न्यूनतम फसल चक्रण होता है। और डी है इसमें पारिस्थितिकी संरक्षित पद्धतियों का उपयोग होता है। तो 75 का सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है 76 क्वेश्चन है। जैव विविधता के स्वस्थानी यानी कि इंसीटो संरक्षण में शामिल है। एक है आपका वन्यजीव अभ्यारण्य, दूसरा दे रखा है संरक्षण दीर्घा, तीसरा डीएनए बैंक और चौथा है राष्ट्रीय पार्क। तो इसमें से कौन सा सही है वो बताना है। तो 76 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 1 और 4। इसमें वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क को शामिल किया जाता है। ठीक है, इंसीटू में वो जगह होती है जहाँ पे जंतु और पादप प्रजातियों के प्राकृतिक आबादी में आनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण से उन्हें विकसित किया जाता है। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। 77वां क्वेश्चन है, 77 क्वेश्चन है। यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है, किस किस को की है। नीलगिरी जैव मंडल को, नंदा देवी जैव मंडल को, मानस जैव मंडल को और सिमलीपाल जैव मंडल को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नीलगिरी जैव मंडल और नंदा देवी जैव मंडल को पहले ही मिल गई थी। इसके अलावा जो सिमलीपाल है उसे 2009 में मान्यता दी गई है। इसके बाद अगला प्रश्न है 78 क्वेश्चन है। 1935 में भारत शासन अधिनियम के संबंध के अंतर्गत स्थापित संघीय न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन दे रखा है संघीय न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश सहित अधिकतम 6 न्यायाधीश होंगे। दूसरा कथन है संघीय न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय था जिसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी। केवल दूसरा कथन जो है वो सही है, पहला कथन सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश के अलावा 6 अन्य ज़्यादा से ज़्यादा न्यायाधीश होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो हो मतलब कथन 1 जो है वो गलत दे रखा है, दूसरा कथन सही है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और कथन दे रखा है प्रारूप समिति ने प्रत्येक अनुच्छेद पर कई दौर पर चर्चाएं की हैं। दूसरा, प्रारूप समिति ने 2000 से अधिक संशोधन पर विचार किया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। ये दोनों ही कथन सही हैं। याद रखिएगा प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो BR अम्बेडकर जी थे। ठीक है, अगला प्रश्न है 80वां क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के मद दे रखे हैं, उन्हें किस देश से ग्रहण किया गया है वो बताना है। तो 80 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं 81 क्वेश्चन है। कोई व्यक्ति निम्नलिखित में से किस आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं जन्म, कथन दे रखे हैं मतलब पॉइंट्स दे रखे हैं जन्म, वंश परंपरा, तीसरा है पंजीकरण, चौथा देशीकरण, फिफ्थ दे रखा है किसी भू क्षेत्र के राज्य क्षेत्र में शामिल होने पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। 82 क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान द्वारा केंद्र और राज्य की सरकारों के लिए निर्देश है। केंद्र एवं राज्य सरकारों को नीति एवं कानून बनाते समय निर्देशक तत्वों पर विचार करना चाहिए। इसमें से कौन सा सही है। तो ये दोनों ही सही है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। 83 क्वेश्चन है आपका। 83 क्वेश्चन दे रखा है। भारत में नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है। तो नए राज्य के गठन की शक्ति संसद में निहित है, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और अनुच्छेद 2 और 3 में ये बोला गया भी है। अगला प्रश्न 84 क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल प्राप्त का नेता होता है, यानी बहुमत दल का नेता होता है। दूसरा, प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों के में पद स्तर तथा मंत्रालय का बंटवारा करता है। तीसरा है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। तो 84 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि ये तीनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न 85 क्वेश्चन दे रखा है। इसमें कथन और कारण है। कथन दे रखा है सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, सही है। सर्वोच्च सेनापति के रूप में राष्ट्रपति की शक्तियाँ विधायी स्वतंत्र नियंत्रण से स्वतंत्र होती है, ये गलत है। यानी कि आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा।
ठीक है। जो राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ होती हैं वो विधायिका के नियंत्रण में रहती है, यानी कि वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम कर सकता है। अगला प्रश्न दे रखा है 86 क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। सबसे नया उच्च न्यायालय 1 जनवरी 2019 को अमरावती में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ था। तो 86 में ये तीनों ही कथन सही हैं। इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। 87 क्वेश्चन है, ग्राम सभा के कार्यों के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन दे रखा है, पहला कथन है यह ग्राम पंचायतों को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। दूसरा है इसके साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो इसकी निगरानी रखना भी ग्राम सभा का काम है। तो ये दोनों कथन जो है वो सही है। आपका ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। 88 क्वेश्चन है, कथन दे रखा है भारत में 1989 के बाद केंद्र में गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ। क्षेत्रीय पार्टियों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कारण यानी कि रीज़न दे रखा है, गठबंधन की राजनीति के इस दौर में राजनीतिक दल विचारधारागत अंतर की जगह सत्ता में भागीदारी या हिस्सेदारी की बातों पर बल देते रहे। तो ये कौन सा कथन सही है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। दोनों ही कथन सही है लेकिन व्याख्या नहीं की गई है, सही नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 89 क्वेश्चन है, संसद के सदस्य किसके माध्यम से कार्यपालिका के सदस्यों पर नियंत्रण रखते हैं? पहला है आपका पूरा प्रश्न पूछकर, दूसरा है कार्यस्थगन प्रस्ताव लाकर, तीसरा है ध्यान आकर्षण की सूचना देकर और चौथा है विभिन्न संसदीय समितियों के माध्यम से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी। ये सभी जो है इनके माध्यम से जो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखा जाता है। अगला प्रश्न है 90वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? नागालैंड को 1963 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 1972 में राज्य बने थे। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश को वर्ष 1989 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और डी है आपका ए और बी दोनों। तो 90 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन सी में देखिए 1989 में नहीं हुआ था बल्कि 1987 में हुआ था। पूर्ण राज्य जो बना था मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा 90 का। अगला प्रश्न है 91 क्वेश्चन है जिसमें संशोधन और उनसे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो 91 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 92 क्वेश्चन है, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण उनका कम है, मतलब कम हो जाता है, क्या कम हो जाता है वो देखना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा 92 का वो है ऑप्शन डी, इसका घनत्व कम हो जाता है। ठीक है, बादलों के वायुमंडल में तैरने के कारण उनका घनत्व जो है वो कम हो जाता है। कैसे हो जाता है? देखिए, गर्मी के दिनों में वायुमंडल में उपस्थित जो जलवाष्प होती है वो गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। ठीक है, वायुमंडल में ऊपरी भाग में दाब और ताप कम होने के कारण जलवाष्प फैलती है और पानी की छोटी छोटी बूंदों में चेंज हो जाती है, जिसे बादल कहते हैं। अगला प्रश्न है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस में आ जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आयतन पहले घटेगा उसके बाद में बढ़ेगा। तो देखिए, जब 9 से 4 डिग्री में तापमान चेंज होता है 9 से 4 की तरफ, तो घनत्व में अधिकतम हो जाता है। घनत्व आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस हिसाब से 4 डिग्री सेल्सियस तक घनत्व बढ़ने के कारण आयतन घटेगा। 4 से 3 डिग्री सेल्सियस में बर्फ़ जमने लगती है और घनत्व घटने लगता है और आयतन जो है वो बढ़ने लगता है। ठीक है, तब देखिए 94 क्वेश्चन है, तड़ित चालकों, इसमें कथन और कारण दे रखे हैं। तो कथन है आपका, तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों को वरीयता दी जाती है। कारण दे रखा है, लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 94 का वो है आपका ऑप्शन ए। ये दोनों कथन सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी की जा रही है। अगला प्रश्न है 95 क्वेश्चन है, एसएमएस का पूरा नाम क्या है या एसएमएस का अर्थ क्या है? तो इसका सही क्वेश्चन जो आपका आंसर है 95 का वो है आपका ऑप्शन बी, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 96 क्वेश्चन है, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही समय पर एक से अधिक उपयोग की क्षमता को क्या कहते हैं? मल्टी यूज़र कंप्यूटर, टाइमिंग शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग। तो 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मल्टी टास्किंग। ठीक है,
अगले प्रश्न पर चलते हैं। 97 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, परासरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है। दूसरा है, प्रतिलोम परासरण में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है। तो 97 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी। ये दोनों ही कथन सही हैं। दोनों ही कथन गलत है, यानी कि दोनों ही कथन ना तो एक सही है ना ही दूसरा सही है। कैसे? देखिए, परासरण में प्रक्रम में बिना किसी विलायक में प्रवाह में प्रसरण में तनु विलयन में सांद्र विलयन की ओर होता है। प्रतिलोम परासरण में बाह्य दाब सांद्र विलयन पर लगाया जाता है। सांद्र विलयन पर बाह्य दाब लगाकर उसमें उपस्थित विभिन्न प्रकार के अणुओं और आयनों का विलयन पृथक कर दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है, 98 क्वेश्चन है, जिसमें सूची में मिलान करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 99 क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो पहला है आपका, बोल्डो मिक्सचर कॉपर 2 सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल में मिश्रण और इसे फफूंदनाशी के रूप में प्रयोग में लाते हैं। बी है, बोरिक अम्ल औषधि उद्योग और खाद्य परिरक्षण के रूप में भी प्रयुक्त होता है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हंसाने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड होती है। तो कौन सा सही नहीं है ये बताना था। तो देखिए, हंसाने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं होती बल्कि नाइट्रस ऑक्साइड होती है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। 100 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित गैस मिश्रण में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा 100 का, वो है ऑक्सीजन और एसिटिलीन, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें सूची दे रखी है, उनको मिलान करना है। तो सही उत्तर जो होगा 101 का वो है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए और आर दे रखा है। तो देखिए, हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है, कारण अग्नाशय में प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम क्षुद्रांत में छोड़े जाते हैं। तो 102 का जो सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि ए गलत है, आर सही है। कैसे गलत है? तो देखिए, आहार नाल में प्रोटीन का पाचन अमाशय से ही शुरू हो जाता है। अमाशय में मौजूद जठर रस पेप्सिन नामक एंजाइम के द्वारा प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करता है। इसके बाद भोजन धीरे धीरे ग्रहणी में पहुंचता है। वहां से अग्नाशय रस जो निकलता है वो उसमें मिलता है और वहाँ से ट्रिप्सिन नामक जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में चेंज कर देता है। ठीक है, तो इसका जो ए है वो गलत है, आर जो है वो सही है। 103 में आपके रोग और उसके कारण दे रखे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 103 का, ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट होगा। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। 104 पे, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है। तो इसका सामान्य रक्त का जो पीएच स्तर होता है वो होता है 7.35 से 7.45, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, 105वां क्वेश्चन है, चिकित्सकीय भाषा में गोल्डन आवर किसे कहा जाता है या किससे संबंधित होता है। तो ये संबंधित होता है हृदयघात से। जब दिल का दौरा पड़ता है तो जो स्टार्टिंग का 1 घंटा होता है उसे गोल्डन आवर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव पूंजी में निरंतर निवेश निम्नलिखित में से किसे अग्रसरित करता है। ऑप्शन है ए, उत्पादकता में वृद्धि, बी, प्रौद्योगिकी परिवर्तन का सामना करने की क्षमता, सी है राष्ट्र की सामाजिक प्रगति और डी है उपरोक्त सभी। तो 106 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। 107वां क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा सकल घरेलू उत्पाद के अंतर को अभिव्यक्त करता है। ऑप्शन है, शेष विश्व में नियोजित उत्पादन करके घरेलू कारकों द्वारा अर्जित कारक आय, बी है विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय, सी है घरेलू अर्थव्यवस्था में नियोजित शेष विश्व के उत्पादन के कारकों द्वारा अर्जित कारक आय और डी है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय। ठीक है, अगला प्रश्न 108वां क्वेश्चन है, भारत में गरीबी रेखा से नीचे तेंदुलकर समिति के अनुसार रहने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है। तो ये है आपका ऑप्शन बी, यानी कि 22% जो है वो आपका सही हो जाएगा। तेंदुलकर समिति का गठन 2009 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 109वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है, आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है। ऑप्शन बी, आरबीआई केंद्रीय और राज्य सरकारों का बैंकर है। आरबीआई की विदेश विनिमय निधि का अभिरक्षण है। आरबीआई की स्थापना 1949 में हुई थी। तो 109 का डी जो है वो सही नहीं है। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, तो आपका जो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट नहीं है, यानी कि करेक्ट हो जाएगा।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। 110वां क्वेश्चन है। अब 110वां क्वेश्चन दे रखा है कि साल 1991 के बाद आरंभ की गई सुधार नीति में औद्योगिक क्षेत्र में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं को अनारक्षित श्रेणी में कर दिया गया। दूसरा है, सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उद्योगों को छोड़कर सभी के लिए लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। तो 110 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए। ठीक है, इसमें से कौन सा सही नहीं है वो बताना है। तो पहला जो कथन है वो सही नहीं है, दूसरा वाला सही है, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न 111वां क्वेश्चन है, ब्रिक्स के रूप में ज्ञात देशों के समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन 2009 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और दूसरा कथन दे रखा है, दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन बी। केवल दूसरा जो कथन है वो सही है, क्योंकि इसकी स्थापना 2010 में जो हुई थी उसका पहला सम्मेलन 2011 में सानिया चीन में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 112वां क्वेश्चन है। इसमें कथन दे रखा है, संरचनात्मक सुविधाएं देश के आर्थिक विकास में योगदान देती हैं। कारण है, संरचनात्मक सुविधाओं की बेहतर स्थिति जीवन की गुणवत्ता पर प्रभाव डालती है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सांसद आदर्श ग्राम योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है, इस योजना के अंतर्गत भारत के सांसदों को एक गांव की पहचान करके और उसे विकसित करने का प्रावधान किया गया है। दूसरा है, इस योजना के अनुसार कोई सांसद स्वयं का या पति या पत्नी का गांव गोद नहीं ले सकता। तो ये दोनों ही कथन सही है, ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 114वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था। तो ए है आपका, आर फ्यूचर आर कंट्री, बी है आर कंट्री आर सेंसस, सी है पीपल ऑफ इंडिया आर सेंसस, या और डी है आर सेंसस आर फ्यूचर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर सेंसस आर फ्यूचर। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं। क्या कहते हैं वो बताना। तो देखिए, ऑप्शन है जननांकीय संक्रमण, जनसंख्या विस्फोट, जननांकीय गत्यात्मकता और जननांकीय रूपांतरण। तो 115 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जननांकीय संक्रमण। ठीक है, जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत जो है वो जनसांख्यिकी सातत्य संकल्पना पर आधारित है। तो ए आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 116, 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो देखिए, पहला दे रखा है, देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत 18.5% है। बी है, प्रति वर्ग घनत्व 829 है। उत्तर प्रदेश की 2001 से 2011 दशक में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि 20.23% है। और डी है आपका, महिला साक्षरता 57.18%। तो इसका जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो इसका ए जो ऑप्शन है वो सही है। देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 18.5% नहीं बल्कि 16.51% का योगदान देती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 117वां क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों के जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में आरोही क्रम में बताना है। ठीक है, तो 117 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात, कर्नाटक, असम, हरियाणा, ये इसका आरोही क्रम होगा। अगला प्रश्न 118वां क्वेश्चन है, जिसमें कारण दे रखा है, भारत में नगरीकरण का स्तर चीन से काफ़ी नीचा है। इसका कारण है आपका, भारतीय नगर कम नियोजित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 118 का, वो है आपका ऑप्शन बी। दोनों ही कथन सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। 119 में अधिवेशन दे रखे हैं और वो कौन से यूपी में हुए थे ये बताना है, यूपी में कब कब हुआ है। तो 119 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 120वां क्वेश्चन है, भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन है इलाहाबाद में, लखनऊ में, मथुरा में या वाराणसी में। तो ऑप्शन डी का सही आंसर हो जाएगा। 120 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, बनारस में ये अवस्थित है। 1920 में राय कृष्णदास द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। चित्रकला के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान भी है। अगला प्रश्न है 121वां क्वेश्चन है, जिसमें यूपी में ऐतिहासिक इमारत है और वो कहाँ पर है ये बताना है। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा 121 का वो है ऑप्शन सी।
122वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी होता है? ऑप्शन है उन्नत किस्म के बीजों को बढ़ता प्रयोग, बी है कृषि सेवा केंद्रों का विकास, सी है कृषि साख सुविधा, डी है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो 122 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए। कृषि उत्पादन बढ़ाने में सबसे प्रभावी कारक उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग होना है। इसके अलावा आप ये भी याद रखिएगा कि 2015-16 का जब बजट भाषण हुआ था उसमें 2015-16 को किसान वर्ष के रूप में भी मनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई थी। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। 123वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से किन का उद्गम स्थल हिमालय से नहीं है? गोमती, रामगंगा, बेतवा और शारदा। तो देखिए इसमें जो सही आंसर हो जाएगा 123 का वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी में गोमती की अगर हम बात करते हैं तो गोमती पीलीभीत के पास एक दलदली क्षेत्र है वहाँ से निकलती है और गंगा में जाकर मिल जाती है। इसके अलावा बेतवा नदी जो है वो मध्य प्रदेश के रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है और यमुना में जाकर मिल जाती है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बनाया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो होगा इसका 124 का वो है आपका ऑप्शन डी, रेहंद बांध। ये 750 करोड़ की लागत पर बना है और इसकी क्षमता 150 मेगावाट की होगी। अगला प्रश्न है 125वां क्वेश्चन है, सूची 1 में नगर दे रखे हैं, सूची 2 में उनका हवाई अड्डा दे रखा है, कौन सा हवाई अड्डा किस नगर में मौजूद है ये आपको बताना है। तो 125 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 126 में भी सूची दे रखी है, नगर और उनसे संबंधित उत्पादों को बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 127वां क्वेश्चन है, इसमें उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो देखिए खाद्य अनुसंधान विश्लेषण लखनऊ, खाद्य पार्क नोएडा, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ और भारतीय दलहन शोध संस्थान आगरा। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो इसमें डी जो ऑप्शन है वो सही नहीं है क्योंकि दलहन शोध संस्थान जो है वो आपका कानपुर में है, ना कि आगरा में। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 128वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मेले और उनसे संबंधित स्थान दे रखे हैं। तो जल विहार मेला बुंदेलखंड, बटेश्वर मेला पश्चिमांचल, बलदेव छठ मेला पूर्वांचल और शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 128 का वो है आपका ऑप्शन सी। बलदेव छठ मेला जो है वो पूर्वांचल में नहीं लगता बल्कि नोएडा में लगता है, यानी पश्चिमांचल में लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है, दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में बताइए। पहला है सफलता, मेडल, परिणाम, विद्यालय, परीक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 129 का वो है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न दे रखा है 130 क्वेश्चन है, 5 छात्रों में के और एस की अपेक्षा एन अधिक वजन रखता है, एस तथा पी की अपेक्षा ए हल्का है, के सबसे हल्का नहीं है। तो इसमें सबसे हल्का कौन है? तो रीजनिंग के प्रश्न आपके स्टार्ट हो गए। तो 130 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 131, कथन और उनसे संबंधित निष्कर्ष दे रखे हैं। तो 131 का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है 132, इसमें भी कथन और निष्कर्ष दे रखे हैं। ठीक है, तो 132 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 133 क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपका क्वेश्चन है, यदि किंग्स को RFMHZ कोडित किया जाए तो आप क्वीन को कैसे कोडित करेंगे? तो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है 133, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 134 क्वेश्चन है, 34वां क्वेश्चन है 100। तो यदि इसमें कैलेंडर का क्वेश्चन दे रखा है तो 134 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 135 क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, 136 क्वेश्चन है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि 16 जो होगा वो आपका इसका आंसर हो जाएगा 136 का। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 137 का भी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी ही है। इसके बाद अगला प्रश्न है 138 का। 138 में आपका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न आपका देख लेते हैं 139 जो क्वेश्चन है, इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन डी।
ठीक है। इसके बाद 140 पर आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो आज हमने सेकंड आपका टेस्ट जो है वो डिस्कस कर लिया है। थैंक यू।